माओवाद खत्म हो रहा है और होगा, निश्चित ही हम नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ देखेंगे। 2 ब्लैक डॉट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक ब्लैक बोर्ड, दूसरा ब्लैक रोड करके। दोनों जितनी जल्दी पहुंचेंगे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। आप तो केवल धूप की बात कर रहे हैं, बच्चों को पिन चुभा करके उनको रुला के पैसे ले रही थी। एक अपरिपक्व दिमाग अपने उत्तर कहाँ से ढूंढने का प्रयास करता है? उस हाथ में पड़े हुए यंत्र से। आज हम चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विवर्णिका शर्मा के पास। बाल संरक्षण आयोग मतलब चाइल्ड लेबर को लेके 2-4 छापे मार देने, 2-4 दुकानों में जाके इस मिथक को और इस परंपरा को कैसे तोड़ेंगे आप? ये गर्व का विषय नहीं होना चाहिए छापा मारना, मर्म का विषय होना चाहिए। आपकी इस आयोग कार्यालय से 200 मीटर आगे सिग्नल पे बच्चे भीख मांगकर सामान बेचते हैं, वो कब रुकेगा? बहुत जल्दी। अभी इसके लिए एक रेस्क्यू टीम का गठन हुआ है। छत्तीसगढ़ के लोग अन्यंत्र राज्यों में जाके वहां भी बाल श्रम किया जाता है, वहां बंधक बना लिया जाता है। मेरी आंखों देखी है। अभी मैं ऐसे क्षेत्र देख के आ रही हूँ जहाँ पे कुछ शरारती तत्व जो हैं इन बच्चों को ले जाना होता है तो उनके माता पिता को भी साथ लेके जाते हैं। विवर्णिका शर्मा का नाम जिस दिन ऐलान किया गया कि बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष होंगे, कई लोगों ने गूगल पे खोजा कि कौन है विवर्णिका शर्मा, खास करके राजनीति से जुड़े लोग। स्वाभाविक है, क्योंकि वर्णिका शर्मा हमेशा आप सबके बीच रही, माओवाद पे अपने विश्लेषण रखती रही, निरंतर कार्य क्षेत्र के अंदर 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 जाके कार्य करती रही। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विवर्णिका शर्मा के पास। मैडम, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। डॉक्टर विवर्णिका शर्मा एक डिफेंस की स्टूडेंट, सालों साल से हम देखते हैं कि डिफेंस के टॉपिक पे लगातार धारा प्रवाह जो बोलती हैं, वो अचानक बाल संरक्षण आयोग में आ गई, कैसे? बोलते हैं जैसा प्रारब्ध होता है वैसा ही इंसान आगे चल के पहुंच जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। शुरू से ही रक्षा मनोविज्ञान पे मैंने काम किया, जिसे सामान्य रूप से सैन्य मनोविज्ञान कहते हैं। इसी पे काम करते हुए माओवादी संघर्ष के विभिन्न आयामों पे काम किया। अंततः एक ऐसा प्रारब्ध हुआ कि सैन्य मनोविज्ञान के एक स्पेसिफिक एरिया जिसे कहते हैं मानव प्रबंधन तकनीक, तो चाहे इंसर्जेंट्स अपना काम करें या उनको काउंटर करने के लिए सुरक्षा बल अपना काम करें, केंद्र तो आम जनता होती है। और आम जनता का सबसे कोमल जो परिप्रेक्ष्य होता है वो होता है वहाँ के बच्चे, उसके बाद वहाँ की महिलाएं, जो किसी कुटुंब का सबसे प्रमुख और सबसे सेंसिटिव हिस्सा होते हैं। बच्चे वो ही ना जो भविष्य गढ़ते हैं। तो जब मैं उन क्षेत्रों में दौरा कर रही होती थी, चाहे वो डुब्बा टोटा हो, चाहे वो चेरपाल हो, मिंगाचल से आगे के क्षेत्र हो, तो सबसे ज्यादा जो संवेदना आगे चल के करुणा में भी परिवर्तित होती थी वो थे बच्चे। मुझे ऐसा लगता था कि उनकी जो शिक्षा का अधिकार है, केवल उनके क्षेत्र में किसी प्रकार के दीमकों की वजह से आज उन तक के जो विकास की बयार नहीं पहुंच पाई है। यदि कोई कानून या कोई योजना या कोई ऐसा स्थान होता है ईश्वर जहां पे पहुंच के मैं इन्हें वो कुछ कर सकूं, अंश भी कर सकूं, तो आपकी ओर से मेरे लिए उपहार होगा, और ईश्वर ने मुझे ये दिया। बड़ी चुनौती है। जिस चीज को आपने अनुभव किया, संवेदना व्यक्त की, करुणा में परिवर्तित हुआ, उन क्षेत्रों में योजनाओं के माध्यम से, आयोग के माध्यम से अब उन चीजों को पहुंचाना बड़ी चुनौती है। भौगोलिक चुनौती, सामाजिक चुनौती, कई तरह की चुनौतियां हैं। कैसे पार पाएंगे आप? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, और आपसे मैं शब्दशः सरोकार रखती हूँ, क्योंकि अभी अभी गए हफ्ते ही उन क्षेत्रों में यहाँ तक कि मैं बताऊं कि कोंटा के जो आंध्र बॉर्डर स्टार्ट होता है तेलंगाना, वहां से दौरा करके वहां के बच्चों और परिवारों के बीच रह के आ रही हूँ। मेरी प्राथमिकता वही थी जिस लक्ष्य के लिए मैं यहाँ पे आई थी, अंदरूनी क्षेत्रों से। तो वहां पे अभी हम जरूर कह रहे हैं कि माओवाद खत्म हो रहा है और होगा, निश्चित ही हम नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। परंतु एक बड़ा ट्रांजिशन फेज भी रहेगा जब ट्रांसफॉर्म लेंगे, और उस समय में बच्चों को संपूर्ण संवेदनशीलता के साथ एक अच्छी जगह पे ला पाना, उनको उनकी जरूरतों के उपयुक्त आयामों को दे पाना।
ये वाकई में एक बड़ी चुनौती होगी और इसके लिए 1 दिन 2 दिन या मेरे एक बार की यात्रा पर्याप्त नहीं होगी। अनवरत और पूरे दिल से करना पड़ेगा, केवल गर्व का विषय नहीं बनाना पड़ेगा। अब तो ये बात सत्य है, मैं आपको बता दूं कि चाहे हम किसी भी क्षेत्र में काम करें, केवल गर्व या छपने के लिए नहीं करना है। जब तक उसमें हम मर्म नहीं डालेंगे, हम समस्या को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख ही नहीं पाएंगे। अब तो नक्सलवाद का बहाना भी नहीं रहेगा। जी बिल्कुल सत्य है। और नक्सल का जो दीमक चले गया है, पर उसने जो जर्जरता लाई है उस क्षेत्र में, एक प्रकार से विकास उस क्षेत्र में उस स्तर का नहीं जो देखा, अभी काफी दूर तक पहुंच गया है। क्योंकि मैं हमेशा से कहती थी 2 ब्लैक डॉट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक ब्लैक बोर्ड, दूसरा ब्लैक रोड करके। दोनों जितनी जल्दी पहुंचेंगे, बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। पर अभी भी अच्छाई या एक अलग जगह जो उनकी वास्तविक जगह है, वो बहुत भोले भाले लोग हैं। उनको किसी चीज की, किसी शानो शौकत की कोई दरकार नहीं होती। पर ऐसे सिंपल लोगों को भी उनकी जरूरत तक के भी पहुंचाना, उनके जो वास्तविक आयाम हैं, उनको जो शिक्षा जरूरी है उनके लिए, वो उपलब्ध कराना तो बहुत अथक प्रयास लगेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीजों का चिंतन उनके मन में जागृत करना, ये बहुत जरूरी रहेगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक बड़ी चुनौती है। सवाल यह है कि उनको कन्विंस करना, क्योंकि आज उन क्षेत्रों में आप तो लगातार दौरा करती हैं, अभी नहीं शुरू से आप जाती है, बड़ा इंटरेस्ट का टॉपिक आपका बस्तर रहा है, सुदूर अंचल रहा है। उन क्षेत्रों में लोगों को अवेयर करना, कन्विंस करना कि आप अपने बच्चों को स्कूल तक भेजिए, एजुकेट कीजिए, वो भी एक बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी चुनौती है। मैं आपको बताना चाहूंगी, वो अपने परिवेश में अपने तरीके से जीना सीख चुके हैं और वो उसी में रह रहे हैं। उनको वैसा ही जीवन, वैसा ही परिवेश चाहिए। पर कुछ एक चीजें होती हैं जिसमें जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जागरूकता इसलिए नहीं कि वो पीछे हैं, जागरूकता इसलिए कि वो उनका अधिकार है। उनके पास इतनी नैसर्गिक प्रतिभा है, आपको बताना चाहूंगी, इतनी नैसर्गिक प्रतिभा है। मैं तो कहती हूँ कि उसको बिल्कुल प्रिजर्व करके रखना चाहिए। तो इन बच्चों की प्रतिभा, वो हमारे राष्ट्र की अनमोल संपत्ति है। जो हम बोलते हैं ना, टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल एलिमेंट, दे आर द नॉन टेंजिबल एंड स्पेसिफिक एलिमेंट फॉर अस। सिर्फ प्रकृति ने वहां पे लौह अयस्कों से समृद्ध नहीं किया है, इन बुद्धि रूपी अक्षुण अयस्कों से भी समृद्ध किया है। तो इनको उस उच्चता को देना, इनके वास्तविक आयाम को देना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। पर क्या होता है, जब हम वहां पे समझाने लगते हैं या कुछ बताने लगते हैं, तो उस नवीनता को सहजता से वो स्वीकार कर पाए, इसके लिए तो देखिए बहुत चैलेंज आएगा और आ रहा है, जो मैं देख रही हूँ वहां पे। वी कैन नॉट कन्विंस देम इजीली। आपने सही कहा कि दोनों केवल लौह अयस्क नहीं, अबुझमाड़ का जिक्र इसलिए विगत दिनों से तेज हुआ क्योंकि सेना के जवानों ने, हमारे पुलिस के जवानों ने, डीआरजी के जवानों ने बसव राजू जैसे दुर्दांत नक्सली को मार दिया। उसी अबुझमाड़ से बच्चे निकल के इंडिया गॉट टैलेंट को जीत के आते हैं। क्षेत्र वही है, केवल परवरिश अलग है। देखिए, जब मैं वहां पे एक छोटा सा एक वाक्य आपको साझा करना चाहूंगी, दर्शकों को भी बहुत आपको आश्चर्यजनक लगेगा। एक मैं वहां पे माड़ के, आप चूंकि माड़ की बात कर रहे हैं तो माड़ का एक एरिया बताती हूँ। वहां पे जब मैं ओरछा से बहुत आगे गई थी, एक गांव था डूंगा करके, वहां पे जब गई तो वहां पे एक बच्चा जो कि दिव्यांग बालक था, उससे मैंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, हम तो बड़े शहरों में समर वेकेशन की बात करते हैं। वो बच्चा कहा कि उनको कोई मोह नहीं रहता, दे आर लाइक तपस्वी, उनको कोई मोह नहीं रहता। उनसे मैंने कहा आप गर्मी की छुट्टियों में घर जाएंगे, तो बोला हाँ क्योंकि जाना होगा, सब जा रहे हैं। तो मैंने कहा कैसे जाएंगे, कौन सा, इन्होंने आपको वाहन वगैरह उपलब्ध कराया है या नहीं? नहीं मुझे जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा कितनी दूर है आपका घर? तो उसने बताया कि 110 किलोमीटर। तो मैंने कहा मैं आपके लिए शिकायत करती हूँ कि आप जाइए और कल आपको वाहन, नहीं वहां पे रास्ता नहीं है मैडम। मैंने कहा फिर भी कोई तो वाहन आपको, कोई तो सुविधा आपको। बोले नहीं नहीं मैडम, उसने अपनी भाषा में बताया कि मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए, पर मैं ऐसा होने के बावजूद इतने दूर चल पाता हूं, तो मेरा उपयोग आप राष्ट्र के किसी खेल में कर लीजिए। ये उसकी बात थी। मतलब डोंट सिंपैथाइज अस,
आप हमको हमारी प्रतिभा का उपयोग उसके सही जगह में कर लीजिए, वही हमारा उपहार है। बिल्कुल। अच्छा, ये एक बड़ी परंपरा सी चल पड़ी है कि बाल संरक्षण आयोग मतलब चाइल्ड लेबर को लेके 2-4 छापे मार देने, 2-4 दुकानों में जाके आप जांच कर लीजिए, कुछ केस बने न बने ईश्वर जाने और सिस्टम जाने। इस मिथक को, अब इस परंपरा को कैसे तोड़ेंगे आप? जी, मेरे लिए भी चुनौती थी जब मैं यहाँ पे आई कि कुछ विशेष दिवस होते हैं जिनमें श्रम दिवस को एक टैगलाइन लेते हुए छापा मारा जाना है। तो मैंने वही बात कही जो दोहराव करना चाहूंगी कि ये गर्व का विषय नहीं होना चाहिए छापा मारना, मर्म का विषय होना चाहिए। और इसी बात को देखते हुए हमने कहा कि ये छापामारी का अभियान केवल खाना पूर्ति के लिए न चलाया जाए, ये अंतराल अंतराल में और औचक रूप से चलाया जाए, जिससे हमारे बच्चे सुरक्षित होकर आए। अब बड़ा प्रश्न ये उठ रहा था कि बच्चों को तो आप ले आएंगे, पर उनके परिवार की जरूरतों का क्या? यदि वो संपन्न होते तो श्रम की ओर नहीं जाते। हाँ, जो संपन्न होते हुए भी उधर जा रहे हैं तो वो एक बात है, उनका भी रेस्क्यू किया जाएगा, चाहे वो भिक्षावृत्ति से जुड़े बच्चे हों, चाहे वो श्रम किसी भी प्रकार से जिसमें उनकी शारीरिक या मानसिक क्षति होती है, ऐसा कुछ श्रम कर रहे बच्चे हों, उनको रेस्क्यू करके लाना है। पर अब आज इस चैनल के माध्यम से बताती हूँ कि केवल उनको रेस्क्यू करके लाना नहीं है, अभी हमने कहा इसको मर्म का विषय बनाना है। तो मर्म का विषय शब्दों से नहीं बनेगा, हमने एकल खिड़की व्यवस्था आरंभ की है। एक ऐसी एकल खिड़की जो संयुक्त कार्यालयों में या श्रम कार्यालयों में या महिला बाल विकास के कार्यालयों में ऐसा एक सुंदर कक्ष तैयार किया जाएगा, एक ऐसा परिवेश तैयार किया जाएगा जहां पे रेस्क्यू किए गए बच्चे लाए जाएंगे, उनके माता पिता को लाया जाएगा, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी ली जाएगी और उनको सरकार की योजनाएं, चाहे उनकी माता भी है यदि हैं तो स्वावलंबन से जुड़ी योजना हो या सक्षमता से जुड़ी योजना हो, उनको पूरा समय देके काउंसलिंग करके उस योजना तक, उसके लाभ तक पहुंचाया जाएगा। हमने कहा है आरंभ में ये रेशियो कम हो सकता है, हम ये नहीं कहते कि कोई मैजिकल छड़ी चल जाएगी, पर कम से कम में रेस्क्यूड बच्चों में से यदि 40% को भी हम उन योजनाओं से जोड़ पाए तो ये एक उपलब्धि हो। बिल्कुल, आपने सही कहा। आर्टिकल 13 में इस बात का जिक्र भी है कि बच्चों की शिक्षा का अधिकार है। साला त्यागी बच्चों की संख्या अगर देखी जाए तो हैरान करती है, क्योंकि हम विकसित भारत और विकसित राज्य की ओर बढ़ रहे। साला त्यागी बच्चों की संख्या में 50 से ज्यादा फीसदी वो बच्चे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, वो श्रम की तरफ भागते हैं। तो एक मतलब संपूर्ण तरीके से कार्य करने की आवश्यकता पड़ेगी। जी, अभी कल ही हमारी एक कार्यशाला हुई है, एकदम समसामयिक ही बता रही हूँ। कल ही एक कार्यशाला हुई है मोर मयारू गुरुजी। इसमें अपने अंचल के, ये प्रायः भी सभी अंचल के अन्य अन्य क्षेत्रों में भी चलाया जाएगा। तो मोर मयारू गुरुजी में हमने ये कहा है, अगेन खाना पूर्ति की योजना ना हो, इसमें हम बच्चे जो लगातार कक्षा में नहीं आ रहे हैं उनको किन 7 बिंदुओं के अंतर्गत कक्षा में आने के लिए हम प्रयासरत होंगे। दूसरा, यदि वो अधिक दिनों तक नहीं आए हैं तो वो क्या कर रहे हैं ये भी जानेंगे। तीसरा, हर टीचर एक उपयुक्त काउंसलर की, एक माँ की भूमिका इसमें निभाए, क्योंकि वो चॉइस से टीचर हैं ये बात तो अलग है, बट मुझे लगता है ईश्वर ने यदि उनको शिक्षक बनाया है तो वो ईश्वरीय रूप से वो चोजन वन है। तो इसीलिए थोड़े तो प्रयास लगेंगे और ये सब जो मैं बातें बोल रही हूँ ये सुनने में अच्छी हैं, पर आप सबके सहयोग से ही फलीभूत होगी। उद्देश्य नेक है, पर शिक्षकों को, आम जन को, समाज सेवियों को, सबको इसमें सहयोग करना होगा। और शिक्षक भी कल खुश हो करके गए हैं, एक बड़े प्रश्नवाचक के साथ आए थे, परंतु ओम के सुंदर भाव के साथ वो कक्ष से निकले। सभी मोर मयारू गुरुजी बहुत अच्छे भाव के साथ गए हैं और सबने कल दृढ़ संकल्प लिया है कि उन समस्त 7 बिंदुओं का पालन करते हुए वे ड्रॉप आउट्स बच्चों की ओर ध्यान देंगे। यहाँ तक कि वो भी बच्चों का वो एक सारणी तय करेंगे जो बच्चे अभी अभी वर्तमान में शाला से बाहर गए हैं, तो उनका भी केयर होगा, तो बच्चे किसी प्रकार से नशे की वृत्ति या अपराधों की ओर लिप्त ना हो पाए। आपने अपराध का जिक्र किया, अधिकांशतः देखने को मिलता है कि जितने अपराध होते हैं कोई ना कोई अपचारी बालक उसमें शामिल होता, माइनर शामिल होता है, तो वो चीजें कैसे नियंत्रित होगी? जी, इसका ना सबसे पहले हमको रूट कॉज देखना पड़ेगा अवधेश जी। हम बोलते हैं तब कि जब अपराध हो गया अब ये कैसे नियंत्रित होगा,
पर अभी मैं कुछ मिनट पूर्व कह रही थी, इसकी शुरुआत हमारे परिवेश से होती है और परिवेश का पहला पदार्पण आपका घर होता है। जब एक छोटा बालक मोबाइल चला रहा होता है ना, तो हम बड़े गर्व से कहते हैं, देखिए ये कितना बदमाश है, इसको सारी चीजें आती हैं। पर जब वही बालक मोबाइल चलाते चलाते आइसोलेशन की तरफ चला जाता है, आप ही के बीच रहते हुए एक अलग कोकून निर्मित कर लेता है, एक नई दुनिया में जीने लग जाता है। अब उसका जब बाहरी दुनिया से सामंजस्य ही नहीं रह जाता, तो अपने आप को जब उसको बारी आती है बाहरी दुनिया से सामंजस्य स्थापित करके जिम्मेदारियां वहन करने की, तो उसके पास भागने का एकमात्र उपाय रह जाता है, या तो वो ओवर एक्सप्रेसिव हो जाता है और इम्पोजिंग यानी अपना दबाव दूसरों पे डालने लग जाता है, या फिर डिप्रेशन में हो जाता है। और इन दोनों ही स्थितियों में उसको नशा एकमात्र चीज नजर आता है। खाली होने पे, यदि मैं खाली हूं तो मेरे खालीपन को दूर कैसे करना है, तीसरा कारण खालीपन होता है, तो वो वैक्यूम को दूर करने के लिए वो फिर नशे की वृत्ति को अपनाता है, चाहे गीला नशा कह लें। अभी मैं कुछ क्षेत्रों का दौरा करके आ रही हूँ, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। अपने कुछ व्यवसायी भाइयों से भी यही आग्रह करूंगी कि बच्चे तो अपने बच्चे हैं, इनका पूरा ध्यान हमको रखना है। आज चंद चीजों के लिए हम बच्चों को, चाहे वो कोई भी हो, हम सब व्यवसायी भाई हों, हम हों, सब हों, हमको चंद मुनाफे के लिए अपने बच्चों से कभी सरोकार नहीं करना है। अब यदि मान लीजिए कुछ बच्चे जो हैं, आज तो प्रदेश में इस परिवेश का खामियाजा या अन्य प्रदेशों में भी हम देख रहे हैं कि नशे की वृत्ति जो बढ़ रही है, इसके लिए सबको हाथ मिला के एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेशन के साथ तो वर्क करना पड़ेगा। और अभी मैंने लगातार अनुशंसाएं जारी करना आरंभ कर दिया है और इनका निरीक्षण करने के लिए लगातार उन स्थानों पे भी जा रही हूँ और ये देख रही हूँ कि बच्चे कहीं किसी प्रकार से यदि हैं लिप्त, तो उस पे कड़े और सशक्त एक्शन लिए जाएंगे। क्योंकि आयोग का काम मैं बता दूं, एक तरफ जांच का है तो दूसरी तरफ जागरूकता का है, एक तरफ समीक्षा का है तो दूसरी तरफ शोध का है। कुल मिला के आयोग एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी है और ये मॉनिटरिंग अथॉरिटी आप सबके सहयोग से एक अच्छा काम करेगी, इसलिए मैं कटिबद्ध हूँ। अच्छा, एक बड़ी अचरज की बात है कि हम लगातार बस्तर, सरगुजा, सुदूर और दूरस्थ अंचल की बात करते हैं। आपकी इस आयोग कार्यालय से 200 मीटर आगे सिग्नल पे बच्चे भीख मांगते और सामान बेचते हैं, वो कब रुकेगा? जी, बहुत जल्दी। अभी इसके लिए एक रेस्क्यू टीम का गठन हुआ है और वही पैटर्न वाइज रेस्क्यू टीम नहीं, क्योंकि पहले भी ऐसे प्रयास हुए हैं कि 2-4 दिन के लिए बच्चों को रेस्क्यू करके लाते हैं, वो छूट जाते हैं और फिर से सामान लेकर के वो उन स्थानों पे जाते हैं। तो अभी जिस प्रकार से हमने श्रम वाले बच्चों के लिए एकल खिड़की की व्यवस्था की है, वैसे ही जल्दी हम जो भिक्षुक बच्चे हैं उनके लिए भी इसी प्रकार की योजनाएं लेके आ रहे हैं। जल्द ही इसमें आपको सुधार दिखाई देगा। अच्छा, उसी से एक और सवाल है कि मतलब कई बार आप भी इसी शहर में रहती हैं, आप भी गुजरती हैं, मतलब दूधमुहे बच्चे को लेके, अबोध बच्चों को लेके भीख मांगते सड़क पे। मतलब 40 डिग्री 45 डिग्री का तापमान है, 2 बजे का टाइम है, ऐसे समय पे वो अबोध बच्चों को लेके वो भीख मांगते। बड़ी मार्मिक तस्वीर बनती है, लेकिन उसको रोक कैसे सकेंगे? जी बिल्कुल, अभी कड़ी कार्यवाहियां मैं आपको बता देती हूँ शुरू हो चुकी हैं, हम लगातार देख रहे हैं और इस प्रकार से जो बाल संरक्षण समिति हैं वो अपना कार्य कर रही हैं। कुछ माताएं बोलने में मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि आप तो केवल धूप की बात कर रहे हैं, बच्चों को पिन चुभा करके उनको रुला के पैसे ले रही थी और उन माताओं को लिया गया और बच्चों को बाल गृह में भेजा गया है, तो ताकि बच्चे अपना जीवन अच्छे से जी सकें। एक बात बताऊंगी, सुकमा का ही अभी मैं एक केस देख के आई हूँ। कुछ अच्छी भी बातें हैं जो इस चैनल के माध्यम से मैं पहुंचाऊं कि वहां की बाल संरक्षण समिति, वहां के श्रम विभाग और सबने मिलकर एक ऐसा बच्चा जिसके बीमारी के आधार पे कुछ चीजें ऐसी हो रही थी कि वो बच्चे की नली, आहार नली परिपूर्ण नहीं थी, उसको बाल गृह में लाया गया। उस बच्चे का संपूर्ण इलाज अच्छे से हुआ, रायपुर लाके किया गया सुकमा से, बार बार समिति के सदस्य लाते थे। आज वो बच्चा मैं देख के आई, करीब इतना बड़ा हो गया है, 7-8 वर्ष का, और पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहा है। तो ऐसे भी कुछ कार्य हो रहे हैं और वो उसी को अपना परिवार मान रहा है। तो इस प्रकार से एक भिक्षावृत्ति से उसका जीवन एक अच्छा जीवन हो गया।
इसी प्रकार से कई केस हैं अभी जिन पे रोकथाम की गई है, पर मैं ये स्वीकारती हूँ कि इसकी दर बढ़नी चाहिए। उंगली पे गिनी जाने वाली शौर्य की कहानियां पर्याप्त नहीं है। अब ग्राउंड लेवल पे इस पे वर्क करना है, और जल्दी ही, मैं आज नहीं कहती कि आज कोई मैजिकल स्टिक लेके कल सुबह समाधान होगा, पर समाधान त्वरित होगा और स्थायी भी होगा। अच्छा, एक और सवाल है कि बाल श्रम से पीड़ित केवल छत्तीसगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ के लोग अन्यंत्र राज्यों में जाके वहां भी बाल श्रम किया जाता है, वहां बंधक बना लिया जाता है। ऐसे केस में क्या करेंगे आप? जी, ऐसे केस में ना बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत है। मेरी आंखों देखी है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, कुछ मर्यादित होने से मैं नाम ना बोल पाऊं, लेकिन अभी मैं ऐसे क्षेत्र देख के आ रही हूँ जहाँ पे कुछ शरारती तत्व जो हैं, इन बच्चों को ले जाना होता है तो उनके माता पिता को भी साथ लेके जाते हैं, कुछ पैसों का प्रलोभन देते हैं। ये प्रॉपर इनका एक स्ट्रैटेजी वर्क करता है, और इतने शातिर होते हैं कि आप इनको कई प्रकार से समझाने की फिर कोशिश कर लें इनके परिवार को। ये कहते हैं कि हम बच्चों को फिर कहाँ अकेले छोड़ के जाएंगे, और ये बच्चों को ले करके जाते हैं। तो बहुत जल्दी आपको एक अच्छी सूचना देती हूँ कि हम एक इनको भी समझाने के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि मर्म स्पर्शी काम करेंगे, बहुत जल्दी एक किताब और ऐसा ऑडियो विजुअल कुछ लेके आ रहे हैं कि बच्चों को, उनके पालकों को उन्हीं की भाषा में हम समझाने का एक गिलहरी प्रयास तो जरूर करेंगे, और उन अंदरूनी क्षेत्रों में करेंगे, और जल्दी आपके चैनल में बता भी देंगे। अच्छा, एक बड़ा गंभीर सवाल है, बाल यौन शोषण। बच्चे बहुत पीड़ित होते हैं इससे, कई केसेस सामने आ पाते हैं और कई तो दब जाते हैं। क्या भूमिका होगी इससे में आपकी? जैसा कि हम नशे की बात कर रहे हैं कि नशे की वृत्ति अभी चाहूँ और है, बेस वही है, पुनरावृत्ति ही होंगी सारी बातें, वही सोशल मीडिया, वही बातें, वही जो मानसिक परिपक्वता जो उनको दी जानी चाहिए, जो स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक तौर पे उनको बताना चाहिए है बातों को, वो हम बता नहीं पाते। एक अपरिपक्व दिमाग अपने उत्तर कहाँ से ढूंढने का प्रयास करता है? उस हाथ में पड़े हुए यंत्र से? वो गूगल बाबा से पूछता है, वो यूट्यूब में बटन दबा के पूछता है, और उसके उस आकार लेते दिमाग में जो बात आ जाए उस आधार पे वो उसको समझ लेता है। उसको ये नहीं समझ आता कि अभी मानसिक और शारीरिक परिपक्वता और भी बाकी है। उसे सिर्फ हीरो और हीरोइन इतना ही समझ आता है, मति भ्रम का शिकार वो हो जाता है। इसके लिए हमने लगातार उन सुदूर वनांचलों में भी और मैदानी क्षेत्रों में, देखिए दोनों जगह कार्य की स्ट्रेटजी अलग है और कारण अनुरूप निदान का प्रस्तुतिकरण होगा। तो उन क्षेत्रों में भी पॉक्सो की घटनाएं हैं, तो उनके लिए जागरूकता अभियान, जागरूकता शिविर, और कहते हैं कि सारी बातों का गुरुत्व एक कक्षा में होता है। एक अच्छा नागरिक भी बनेगा तो वो गुरुत्व उसका कक्षा में है, और गुरुत्व का गुरु शिक्षक ही है। तो इसीलिए हमने चाहा है कि अभी विभिन्न शाला माध्यमों से बातचीत की है कि यहाँ सभी बातों पे वैज्ञानिक तौर पे एक कार्यशालाएं, एक बोझिल तौर पे नहीं पर एक प्रैक्टिकल लेवल पे यहाँ पे निरंतर बताई जाए। और अभी स्कूलों का निरीक्षण भी करने जाऊंगी आगे, तो इस पे लगातार होंगे। अच्छा, पाठ्यक्रम में कुछ शामिल करने के लिए कुछ पहल स्कूली पाठ्यक्रम में, क्योंकि बेसिक तो स्कूल शिक्षा ही सबसे बेसिक। आगे विभाग की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से भी ऐसा है कि प्रयास जारी हैं, और कुछ अच्छे लोक चरित्रों का भी उल्लेख उसमें होने जा रहा है। और इसके साथ के साथ अभी बच्चों में लगातार जो ये जागरूकता, पोस्टर, वॉल पेंटिंग, छोटी छोटी नृत्य नाटिकाएं, इसके माध्यम से हर क्षेत्र में अलग अलग स्ट्रैटेजी को लेते हुए जागरूकता के कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब चले कुछ पॉलिटिकल सवाल आपसे ले ले। तो हालांकि आयोग में आप बैठी हुई है, वर्णिका शर्मा का नाम जिस दिन ऐलान किया गया कि बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष होंगे, कई लोगों ने गूगल पे खोजा कि कौन है वर्णिका शर्मा, खास करके राजनीति से जुड़े लोग। स्वाभाविक है, क्योंकि वर्णिका शर्मा हमेशा आप सबके बीच रही, माओवाद पे अपने विश्लेषण रखती रही, निरंतर कार्य क्षेत्र के अंदर 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 जाके कार्य करती रही। आज आपको यही बता दूं कि आप किसी भी प्रदेश के जिले में जाके देखिए, मेरे कई सारे परिवार तैयार हैं। आज पूरा प्रदेश मेरा परिवार है,
पूरे प्रदेश के लोग मेरे मायके के स्वरूप में हैं। तो यही वजह है कि वर्णिका शर्मा कभी निसंदेह बड़े स्थानों में नहीं दिखती थी, पर ये वर्णिका शर्मा उस समय क्षेत्र की समस्याओं को ढूंढते हुए, इसके लिए मुझे कोई धन संपत्ति नहीं मिलती थी, पर ये मेरी स्वरुचि थी, मेरे स्वस्फूर्त कार्य थे और आत्मानुभूति थी कि मैं यही कार्य करने के लिए जन्म ली हूँ और यही मुझे करना है, ये ईश्वरीय कृत्य है, ऐसा मुझे पता था। और जो समझती थी वो आके यदि मंचों पे बोलने का अवसर होता था तो वो मैं बोलती भी थी। आप सब इसके साक्षी हैं और किसी भी कहीं भी जाके देख लीजिए, वर्णिका का एक परिवार, एक नहीं कई परिवार हर जिले में मिलेगा आपको। बेहद शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अगले अंक में एक और किसी शख्सियत से होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।